हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि पॉलिटी सीरीज़ जैसे ही कंप्लीट होगी वैसे ही चैनल पर आप लोगों के लिए डिटेल में हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे और डिटेल वाइज जो है वो टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम जो लेकर आए टॉपिक वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रिट्स। जैसे कि मैं आपको अपनी पॉलिटी सीरीज में भी बता चुकी हूँ कि जो रिट्स होती हैं वो 5 टाइप की होती हैं। वो कौन कौन से टाइप होते हैं, उनके क्या काम होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पॉलिटी सीरीज अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन आप लोगों ने स्टार्ट कर दी है और उसके रिगार्डिंग मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि आप डिटेल में स्टार्ट करा दीजिए प्लीज़। तो इस वजह से ही मैंने अभी से ही स्टार्ट करा दिया है। तो जैसे ही ये वीडियो रिट्स वाली कंप्लीट होगी उसके बाद फिर हम वॉर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैं काफ़ी टाइम से कह रही हूँ कि एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ हमने कौन से कंट्री से बोरो की है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमने बहुत सारी कंट्री से बोरो किए हुए जो हमारे जो हम आजकल फॉलो करते हैं रूल्स, वो बहुत सारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो करे हैं। तो वो कौन कौन सी कंट्री से बोरो करें वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से बोरो करा है, फंडामेंटल ड्यूटी हमने कहाँ से बोरो करी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो वो जो आपके लिए वीडियो आएगी वो वॉर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे आएगी। वॉर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम पूरा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे सेटअप हुई थी, उसके बाद जो आगे का प्रोसेस हुआ था हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो ये वीडियो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 5 रिट्स पर। तो रिट्स के बारे में बात करते हैं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अगर आपने बाकी हमारी नहीं देखी है जामिया के एंट्रेंस एग्जाम की, जैसे कि हमने वो प्रिपरेशन स्टार्ट करा दी है, अगर आपने प्रिपरेशन सीरीज़ नहीं देखी है तो आप वो भी जाके देख सकते हैं चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो यहाँ पर देख, 5 रिट्स के बारे में बात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिट आखिर होती क्या है और ये क्यों जारी की जाती है। तो पहले हम इसे रीड करें उससे पहले ही मैं आपको इसका मीनिंग समझा देती हूँ। रिट क्या होती है? रिट क्या होती है? रिट जो है वो मैं आपको अपनी पॉलिटी सीरीज में भी समझा चुकी हूँ। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इशू करती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है रिट इशू करने की। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती है वो रिट इशू नहीं करती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती है कि वो जो है हमारी रिट इशू कर सके। तो ये जो पावर होती है सिर्फ होती है हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि रिट इशू किए जाए। और रिट क्यों ज़रूरी है और क्यों कहते हैं कि रिट इशू किए जाते हैं? ताकि हमारे फंडामेंटल राइट जो है हमारे वो वायलेट ना हो। कौन से राइट? फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन ना हो, इसीलिए जो है रिट इशू की जाती है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 5 टाइप की रिट्स होती हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे और उन सारी रिट्स का अलग अलग तरीके का काम होता है। तो फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट की जो और हाई कोर्ट की जो पावर है किसके तहत है रिट्स इशू करने की, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है किसका? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसको भी याद रखिएगा इस टर्म को। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के तहत रिट इशू की जाती है। और रिट क्या होता है? एक रिटन ऑर्डर जो इशू किया जाता है और उसके अलग अलग काम होते हैं। रिटन ऑर्डर इशू किया जाता है ताकि किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट ना हो, किसी भी पर्सन का, किसी भी इंडियन सिटीजन का फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट ना हो। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि रिट क्या है? एक रिटन ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है वो? हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पर जो है ये जो आपको डेफिनेशन दिख रही है, ये डेफिनेशन बस इसी बात को कह रही है। बस इस डेफिनेशन को मैं रीड कर देती हूँ, बाकी इस डेफिनेशन में क्या है वो मैं आपको अच्छी तरह समझा चुकी हूँ। और इस जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है उससे भी मैं ईजी लैंग्वेज में आपको समझा चुकी हूँ कि आखिर रिट होती क्या है। अलग अलग रिट्स का काम होता है वो हम देखेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर रिट आप बस इतना समझ लीजिए कि रिट क्या होता है। रिट एक रिटन ऑर्डर होता है जो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास रिट जो है वो इशू करने की अथॉरिटी होती है। और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है
उनकी सबसे जो मेन पावर मानी जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, उसका ये पार्ट है। उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है रिट इशू करना, किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का। तो मैं इसे रीड कर देती हूँ। जो अगर आपको ये आपको डेफिनेशन भी याद रखनी है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ए फॉर्मल ऑर्डर इन द राइटिंग इशूड, जैसे कि मैंने आपको बताया एक रिटन ऑर्डर होता है, अंडर सील इन द नेम ऑफ द सोवरेन गवर्नमेंट, कोर्ट और द अदर अथॉरिटी कमांडिंग एन ऑफिसर और द अदर पर्सन टू whom इट इज issued टू डू और रिफेन फॉर डूइंग सम एक्ट स्पेसिफाइड थ्रेन। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर रिट का जो जर्नल मीनिंग बताया गया है, ये बेसिकली जो है वो सारे रिट्स की मिलाकर यहाँ पे डेफिनेशन बनाई गई है। लेकिन जो रिट का आप सिंपल इजी मीनिंग याद रखेंगे सिर्फ रिट का, कि रिट क्या होती है। रिट एक ऑर्डर होता है, रिटन ऑर्डर, जो इश्यू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब वो किसके लिए, सॉवरेन गवर्नमेंट के लिए हो सकता है, किसी भी ऑफिसर के लिए हो सकता है, जहाँ भी आपका फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हुआ है, वो उसके अगेंस्ट हो सकता है। और वो कौन कौन से रिट होते हैं, उनका क्या काम होता है, अलग अलग रिट है, अलग अलग काम है, अलग अलग जगह वो जो है वो लगते हैं वो रिट्स। तो हम देखते हैं हमारे पास कितने टाइप के रिट्स होते हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिट देखिए, यहाँ पर टाइप ऑफ रिट्स दे रखे हैं। कितने टाइप ऑफ रिट्स होते हैं, 5 टाइप, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि हमारे जो रिट होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। हिबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सेट्रारी, क्यू वारंटो, ये जो होते हैं ये 5 तरह के रिट होते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर होती है इशू करने की। और इन 5 रिट के अलग अलग काम होते हैं। और रिट जो है वो आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के तहत इशू होते हैं, आर्टिकल 32 के तहत, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। याद होगा मैंने आपको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32, जिन्होंने नहीं देखी मेरी पॉलिटी सीरीज वो जाके देख सकते हैं। वो सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं है, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज़ को इंटरकनेक्ट करके पढ़ाया है, और वहाँ पर मैंने आपको हर एक चीज़ वहीं पर जो है क्लियर करने की कोशिश करी। लेकिन फिर भी डिटेल सीरीज बना रही हूँ ताकि जो है आपको कौन भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आर्टिकल 32 क्या है हमारा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी एंड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ये आपसे जामे के पेपर में बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग जो है बीए के एग्जाम में वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा इलाइट में, क्लैट में बहुत बार पूछा जाता है। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है ये, हार्ट एंड सोल है आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल क्यों कहा क्या है, और ये किसने कहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है, जो कि हमारे आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाने जाते हैं और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब उन्होंने इतनी बड़ी बात क्यों कही कि ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का दिल है। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को इसलिए कहा गया है क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट, अभी हाई कोर्ट की कोई बात नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है। क्या इशू कर सकता है, रिट। और रिट्स क्या करती हैं, एक रिटन ऑर्डर होता है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, हमें किसी भी इलीगल ऑफेंस से हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर हमारे खिलाफ गवर्नमेंट कुछ करना चाहे या वो जो भी इलीगल चीज़ें हों, उससे हमें ये जो रिट्स हैं, ये इनका अलग अलग काम है, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो आर्टिकल 32 जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जो कि मैंने बताया कि रिट इशू करना कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का ही एक हिस्सा है, एक बहुत अहम हिस्सा है। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एंड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत जो है रिट्स इशू करता है। यहाँ पर हाई कोर्ट की कोई बात नहीं थी। ठीक है, अब बताती हूँ हाई कोर्ट जो है वो रिट कौन से आर्टिकल के तहत इशू करता है। आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के पास ही पावर होती है कि वो रिट्स इशू कर सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों अलग अलग आर्टिकल हैं लेकिन काम दोनों का सेम है। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही थी, यहाँ पर हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो आपको दोनों आर्टिकल याद रखना ज़रूरी है। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के पास ही पावर होती है। आर्टिकल 32 यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और रिट्स कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की होती हैं। आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि रिट्स कितने टाइप की होती हैं, और ये जो है ये क्या है, ये लैटिन फेज है। हिबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सेट्रारी, क्यू वारंटो, ये जो नाम है
ये कौन सी उसमें दी गई, लैटिन फेज है, लैटिन नेम है ये, लैटिन फेजेस है ये, और ये लैटिन नेम है, इसके अलग अलग काम है। तो आपको अब आर्टिकल पता चल गया कि आर्टिकल कौन से आर्टिकल के तहत रिट्स इशू की जाती हैं। रिट्स 5 टाइप की होती हैं, एक रिटन ऑर्डर होता है, क्विक रिवीजन है बस ये, ठीक है। इस वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अगर मैं आपके लिए इतना एफर्ट कर रही हूँ तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो रिट क्या होती है, रिट हमें समझ में आ गई। रिट एक रिटन ऑर्डर होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास इशू करने की पावर होती है, जो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है। रिट हो गई 5 तरीके की, आपको ये पता चल गया, नाम भी पता चल गया। अब देखते हैं इनके काम क्या है। पहली रिट क्या है, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का क्या काम है, अब अच्छा पहले ये देख लीजिए कि लैटिन फेज का तो आपको नाम पता चल गया कि हेबियस कॉर्पस है। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आपको ये नेम देखने को मिल जाएंगे कि कौन सी रिट का ये नाम है। ये आपसे पूछ लिया जाएगा, यू मे हैव द बॉडी, ये कौन सी रिट का काम है, ठीक है। तो ये कौन सी रिट का काम है, किसका मीनिंग है, यू मे हैव द बॉडी, हेबियस कॉर्पस। इसका याद रखिएगा, ये आपको याद रखना, ये भी याद रखना ज़रूरी है। मीनिंग के साथ साथ ये भी लैटिन फेस के जो इंग्लिश मीनिंग है वो भी याद रखना आपको ज़रूरी है। हेबियस कॉर्पस का क्या मीनिंग होता है, यू मे हैव द बॉडी, यू मे हैव द बॉडी। अब हेबियस कॉर्पस किस लिए होती है, मैं रीड करने से पहले आपको यहाँ पर ये भी बता देती हूँ, क्लियर बिल्कुल कर देती हूँ। हेबियस कॉर्पस किस लिए होती है, ताकि आपको किसी भी तरीके की इल्लीगल डिटेंशन से बचाया जा सके। किससे, इल्लीगल डिटेंशन से। देखिए यहाँ पर बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, इल्लीगल डिटेंशन से बचाया जा सके। मतलब कि अगर आपको पुलिस ने डिटेन करा है तो 24 आवर्स के अंदर, 24 आवर्स के अंदर अंदर पुलिस को आपको मजिस्ट्रेट के सामने हाजिरी करानी पड़ेगी। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं करा तो वो इल्लीगल डिटेंशन माना जाता है। कौन सा डिटेंशन माना जाता है, इल्लीगल डिटेंशन माना जाता है। अगर आपको पुलिस कोर्ट लेकर जाए ही ना और आपको लॉकअप में बंद रखे और आप पे क्या कहते हैं कि तशद्दुद करे, अब पता भी ना चले आपकी फैमिली को आप कहाँ हैं, तो उस केस में आप डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है और आपको इल्लीगल डिटेन किया गया है। इलीगल डिटेंशन से प्रोटेक्शन के लिए कौन सा है, आपसे बहुत बार हेबियस कॉर्पस तो बहुत बार पूछा जाता है। हेबियस कॉर्पस का काम क्या है, आपको इलीगल डिटेंशन से प्रोटेक्ट करना, ताकि आपका जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट ना हो। उसके वायलेशन से बचाने के लिए हेबियस कॉर्पस बनाई गई थी। और क्यों बनाई गई थी मैं आगे ये भी बताऊंगी कि इस रिट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी थी। तो इस क्यों को जानने के लिए पहले आप ये जान लीजिए, इलीगल डिटेंशन से बचाने के लिए। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है यू मे हैव द बॉडी। पहले प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। ये जो जितनी भी रिट्स हैं 5 रिट्स, यहाँ पर मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि ज़रूरी नहीं है कि आप पहले हाई कोर्ट जाएं और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट जाएं। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, ठीक है, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है किसी भी केस में, अगर इलीगल डिटेंशन का केस है, जैसे कि मैंने आपको इतना बता ही दिया है कि हेबियस कॉर्पस किस लिए होता है, इलीगल डिटेंशन के लिए होता है। बाकी जो अभी केसेस पढ़ेंगे उन केसेस के बारे में भी देखेंगे, ये अलग अलग जो हैं रिट्स, ये किन किन केसेस से आपको प्रोटेक्ट करती हैं। तो कोई भी केस हो, अगर आप हाई कोर्ट में नहीं जाना चाहते और आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है ये हाईएस्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं और हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते तो भी आप जा सकते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा फिर सुप्रीम कोर्ट, नहीं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। बस आपको सुप्रीम कोर्ट में ये बताना पड़ेगा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। तो बस आपको एक रीज़न देना पड़ेगा आप हाई कोर्ट के क्यों नहीं गए और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, एनी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो आपके पास ये यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होती है। और ये आर्टिकल 32 को इसीलिए क्या कहा गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 32 यहाँ पर बस एक क्विक रिवीजन के लिए आपको दोबारा से याद करा रही हूँ। तो यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया आपको कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हाई कोर्ट जाएं। एक और चीज़ है जो आपको याद रखने वाली है कि आर्टिकल 32, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा आर्टिकल 32 है ये हमारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल हमारा 32। और यही बात करता है कि आर्टिकल 32 सेज दैट कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। इसीलिए रिट्स इसके उससे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के उससे आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी
सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो रिट्स इशू कर सके जिससे हमारे फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट किए जा सके। ठीक है, यहाँ पर ये बात आ गई। ये खुद में ही एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, ये खुद में ही एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट की बात हुई है तो पार्ट देख लेते हैं। पार्ट थर्ड है, जो कि मैं आपको पॉलिटी सीरीज में भी काफ़ी अच्छे से बता चुकी हूँ कि फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट थर्ड की में जो बात होती है, फंडामेंटल राइट की बात होती है, वो पार्ट थर्ड है। और आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल है 12 to 35। 12 to 35 जो है वो आर्टिकल जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट है, जिसमें 32 जो है वो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स इशू करने की पावर रखता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। यहाँ पर आपके लिए एक और चीज़ याद रखने के लिए है कि आर्टिकल 32 की वजह से सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। प्रोटेक्टर एंड द गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को। तो अब हम यहाँ पे हिबियस कॉर्पस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देख लेते हैं। हिबियस कॉर्पस की बात कर रहे थे तो हिबियस कॉर्पस का मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है? यू मे हैव द बॉडी, ये एक लेटिन फेज है। तो मैं आपको अच्छे से समझा ही चुकी हूँ कि हिबियस कॉर्पस क्या होता है, तो यहाँ पर एक बार रीड भी कर देते हैं। पर्सन व्हेन अरेस्टेड कैन मूव द कोर्ट फॉर द इशू ऑफ हिबियस कॉर्पस। इट इज एन ऑर्डर बाय ए कोर्ट to the detaining authority to produce the arrested person before it, so that it may examine whether the person has been detained lawfully or otherwise. If the court is convinced that the person is illegally detained, it can issue order for his release. जैसे कि मैंने आपको बताया, हिबियस कॉर्पस हमें प्रोटेक्ट करता है किससे? इलीगल डिटेंशन से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कोर्ट में अगर आपने रिट पिटीशन डाली तो कोर्ट जो है वो हिबियस कॉर्पस की जो रिट इशू करेगा, वो पुलिस को जो है वो ऑर्डर देगा कि जिसको भी डिटेन करा है उसको कोर्ट में हाजिर किया जाए, ताकि जो एग्जामिन कर सके कोर्ट उस चीज़ को एग्जामिन कर सके कि जो डिटेंशन की गई है, जो डिटेन किया गया है, वो लॉफुली है या फिर अनलॉफुली है। ठीक है, तो एक कोर्ट ऐसी, अगर आप, ऐसा नहीं होता कि आपने रिट पिटीशन डाली और कोर्ट ने बस फ़ौरन से ही रिलीज़ का आपको दे दिया कि हाँ ठीक है आपने रिट पिटीशन डाली और आपको रिलीज़ कर दिया। नहीं, कोर्ट पूरा एग्जामिन करेगा पहले कि आपने जो रिट पिटीशन डाली है वो सही भी है या नहीं, और आपने जो पिटीशन डाली है, आपको जो आपने जो कहा है कोर्ट को कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तो उस वायलेशन से बचाने के लिए आपको कोर्ट हिबियस कॉर्पस रिट इशू करेगा। उसके बाद वो पुलिस अथॉरिटी को जो है वो ऑर्डर देगा कि जिनको भी डिटेन किया है वो फ़ौरन से उनको कोर्ट के सामने पेश करें, ताकि कोर्ट एग्जामिन कर सके जो डिटेंशन है वो लॉफुली है या फिर नहीं है। अगर देखें यहाँ पे, इफ़ द कोर्ट इज कन्विंस्ड दैट द पर्सन इज इलीगली डिटेन, इट कैन इशू ऑर्डर फॉर हिज रिलीज। अगर उस एग्जामिन में कोर्ट ने ये देख लिया, कोर्ट कन्विंस हो जाती है इस बात से अगर कि हाँ जो डिटेंशन है वो इलीगली हुई है, उसी टाइम कोर्ट ऑर्डर देता है उस पर्सन को रिलीज करने का, और उसी टाइम जो है वो पुलिस को रिलीज करना पड़ता है। तो ये सारी बातें किस रिट के तहत होती है? हेबियस कॉर्पस। तो आपको ये याद रखना है, और इसका जो मीनिंग है यू मे हैव द बॉडी, आपको ये मीनिंग भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी ज़रूर याद रखना है। और हेबियस कॉर्पस का काम क्या होता है? आपको इलीगल डिटेंशन से बचाने का। तो आसान भाषा में ये हुआ कि हेबियस कॉर्पस आपको इलीगल डिटेंशन से बचाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो नेक्स्ट रिट कौन सी है हमारी नेक्स्ट जो रिट है वो है मेंडिमस। मेंडिमस का क्या मीनिंग होता है? देखिए, मेंडिमस जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वी कमांड। मेंडिमस का मतलब होता है वी कमांड, कमांड देना। और हाँ, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गई थी, जितने भी हम अभी जो रिट्स हम अभी पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी हमने हेबियस कॉर्पस पढ़ा और अब हम मेंडिमस पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट केसेस रहे हैं जिसकी वजह से इन रिट्स को लाने की ज़रूरत पड़ी, हम वो कुछ भी वीडियो के एंड में करेंगे। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं मेंडिमस क्या होता है। मेंडिमस का मीनिंग क्या होता है? वी कमांड, दैट मीन्स कमांड देना। मेंडिमस का मतलब क्या होता है? कमांड देना। और मेंडिमस में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि पब्लिक ऑफेंस होना ज़रूरी होता है।
क्योंकि ये चीज़ आप देखिए, मैं यहाँ पे पढ़ देती हूँ, क्या समझाऊंगी। मैंडेमस इज एन ऑर्डर फॉर द सुपीरियर कोर्ट to a lower court or tribunal or public authority to perform an act which falls within duty। यहाँ पर जो है मैंडेमस क्या है, मैंडेमस के वी कमांड यहाँ पे जो कहा गया है वो इसीलिए कहा गया है कि मैंडेमस रिट के जरिए कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकता है लोअर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल कोर्ट को और पब्लिक अथॉरिटी को कि आप अपना जो काम है वो ढंग से करिए, अपनी ड्यूटी जो है वो आप ढंग से परफॉर्म करिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई सीनियर ऑफिसर ढंग से काम नहीं कर रहा है और आपका जो है फंडामेंटल राइट उसकी उनकी वजह से वायलेट हो रहा है, तो वहाँ पर आप रिट पिटीशन डाल सकते हैं। उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट जहाँ भी आपने पिटीशन डाली है वहाँ पर अगर इस चीज़ की ज़रूरत अगर लगेगी कोर्ट को, तो उस चीज़ की अगर सुनवाई हुई तो कोर्ट अब वहाँ पे रिट इशू करेगी मैंडेमस की और फिर उसके तहत आपकी सुनवाई चलेगी। यहाँ पर मैंडेमस, मैं आपको एक केस बता देती हूँ जो मैंडेमस जहाँ पर कोर्ट ने रिलीज़ करा था रिट। यहाँ पर जो केस था वो था गुजरात स्टेट फाइनेंस। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आपको यहाँ पे ऐसे लिख कर बता देती हूँ, आई थिंक समझ ना आए फिर भी देख लीजिए। गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन वर्सेस लोटस होटल। ये जो केस था, यहाँ पर क्या हुआ था, लोटस होटल को गुजरात स्टेट फाइनेंस ने कहा था कि आप अपने उसका काम शुरू करिए होटल का, फाइनेंस की फिक्र मत करिए, फाइनेंस जो है वो हम आपको देंगे। बट आखिर में क्या हुआ, फाइनेंस देना गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने बंद कर दिया। तब लोटस होटल जो है वो हाई कोर्ट गई और उसने वहाँ पर हाई कोर्ट में जो है अपनी सुनवाई करवाई और वहाँ पर फिर कोर्ट ने जो मैंडेमस रिट है वो इशू करा और गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन को ये ऑर्डर दिया कि अगर आपने कहा है तो फिर आप इन्हें अब फाइनेंस दीजिए। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी है कि ये जो है ये पब्लिक ऑफेंस होना ज़रूरी है। अगर ये पब्लिक ऑफेंस होगा तभी यहाँ पर रिट मैंडेमस की रिट लगेगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस चीज़ को दोबारा क्लियर करने की। यहाँ पर देख लीजिए, दोबारा से क्विक रिवीजन ले लीजिए कि मैंडेमस एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वी कमांड। और मैंडेमस जो रिट है इसकी एक ही शर्त है, ये तभी ही लग सकती है जब वहाँ पर पब्लिक ड्यूटी हो, पब्लिक ऑफेंस होगा या पब्लिक ड्यूटी होगी तभी ही मैंडेमस का यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी रिट है। नेक्स्ट रिट है सेट्रारी। सेट्रारी का मीनिंग क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड। इसका सिंपल बहुत बहुत आसान लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। सेट्रारी के जो रिट है इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होते हैं वो लोअर कोर्ट से उनका रिकॉर्ड और रिकॉर्ड मांग सकते हैं ताकि वो रिव्यू कर सकें जो उन्होंने फैसले दिए हैं, जो लोअर कोर्ट ने फैसले अनाउंस करे हैं कहीं वो इलीगल तो नहीं है। अब उनके फैसले इलीगल कौन कौन से केसेस में हो सकते हैं, फर्स्ट केस कौन सा हो सकता है, एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। नंबर सेकंड क्या हो सकता है, लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, कि उन्होंने ज्यूरिसडिक्शन का ध्यान ही नहीं दिया, इग्नोर कर दी उस चीज़ को, लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट ज्यूरिसडिक्शन था, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये सारे केसेस हैं जब ये लोअर कोर्ट जो है वो वहाँ पर उनके फैसले जहाँ पर गलत हो सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो लोअर कोर्ट है या ट्रिब्यूनल कोर्ट्स हैं उन्होंने फैसले गलत दिए हैं तो वो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो उनके फैसले को रद्द कर सकते हैं, उनके फैसले को कैंसिल किया जा सकता है कि जो उन्होंने फैसला दिया है वो गलत है। और वो कौन से रिट के तहत होता है, सर्टिफारी के। इसीलिए इसका मीनिंग क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड, रिकॉर्ड के लिए, रिकॉर्ड टू रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है लोअर कोर्ट से उनके रिकॉर्ड मांगते हैं ताकि वो रिव्यू कर सके जो उन्होंने फैसले दिए हैं वो सही भी हैं या नहीं। तो यहाँ पर एक बार रीड कर लेते हैं, द रिट ऑफ द सर्टिफारी इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट to some inferior court or the tribunal to transfer the matter to it or to some other superior authority for the purpose of consideration, for the purpose of, यहाँ पे अंडरलाइन भी है, for the purpose of consideration, कंसिडर करने के लिए। ये पर्पस होता है सिर्फ कंसिडर करने के लिए होता है कि जो जजमेंट दी गई है वो सही जजमेंट थी भी या नहीं। तो इस रेट, ये जो रेट है ये सुप्रीम कोर्ट इसीलिए इशू करता है ताकि
कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट जो लोअर कोर्ट से है वो अपनी तरफ या किसी भी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है, उसे जैसा सही लगे वो वैसा कर सकता है। लेकिन ये जो है जो सर्टिटरी, इसका मीनिंग यही है टू बी सर्टिफाइड, दैट मीन्स कि वो रिव्यू करने के लिए उसका रिकॉर्ड देखता है, उसको उनके रिकॉर्ड को रिव्यू करने के लिए, ताकि वो देख सके कि जो लोअर कोर्ट है वो अपना काम सही से कर रही है या नहीं कर रही है, जो फैसले उन्होंने अब तक दिए हैं वो सही थे या इलीगल थे, उसके अकॉर्डिंग। अगर इलीगल पाए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से वो फैसले कैंसिल कर देती है और उसके पास वो राइट है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी रिट है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन जो है बहुत इजीली समझा जा सकता है सर्टिटरी के साथ। यहाँ पर क्या है, सर्टिटरी जो रिट है ये कब लगती है, जब लोअर कोर्ट ने गलत डिसीजन दे दिया है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको उसको क्या कहते हैं कि कैंसिल कर देगी। अगर डिसीजन डिक्लेयर कर दिया गया है तो वहाँ पर लगेगा सर्टिटरी। प्रोहिबिशन कब लगेगा, प्रोहिबिशन का यूज़ तब होता है जब कोर्ट जो है वो अनाउंस करने जा रही है जजमेंट, और तब आप कोर्ट को कहें कि जैसे कि केस हुआ था, वहाँ पर जो था बच्चा वो 14 या 17 ईयर्स का था, जो कि अडल्ट एज नहीं मानी जाती, 14 ईयर्स का था और उसने कोई ऑफेंस करा था। तो उस केस में जब कोर्ट जो है लोअर कोर्ट जजमेंट देने जा रहा था, तब उस टाइम पर उस बच्चे ने कहा था कि मैं अभी नाबालिग हूँ और मेरा जो है वो केस जो वहाँ यहाँ नहीं चलना चाहिए। तो 14 साल के बच्चों का मैं आपको बता दूँ, ये जो होते हैं ये ज्वेलिंग होते हैं, और इनका जो ज्वेलिंग जस्टिस बोर्ड में इनका केस चलता है, जो बच्चों का केस होता है वो ज्वेलिंग जस्टिस बोर्ड में चलता है। तो उस टाइम पर कोर्ट को ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये बच्चा, जब कोर्ट ने एग्जामिन करा कि हाँ ये बच्चा सच में नाबालिग है और इसका जो है वो केस सही सच में ज्वेलिंग जस्टिस बोर्ड के ही अंडर होना चाहिए, तब वहाँ पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने से पहले ही वहाँ पर रोक दिया। तो जहाँ पर फैसला सुनाने से पहले ही फैसले को रोक दिया जाए, वहाँ पे जो रेट लगती है वो लगती है प्रोहिबिशन। लेकिन अगर फैसला डिक्लेयर कर दिया गया है और वो गलत है, तब वहाँ पे क्या लगेगी, सर्टिटरी। उस फैसले को एग्जामिन करने के लिए कौन सी रेट लगेगी, सर्टिटरी रेट लगेगी। जहाँ पर फैसला जो है वो डिक्लेयर हो गया है, जहाँ पर जो है वो सज़ा जो भी है अनाउंस कर दी गई है, वहाँ पर रेट लगेगी सर्टिटरी। लेकिन जहाँ पर अगर जो है फैसला डिक्लेयर नहीं किया गया है, जो आपकी पनिशमेंट है वो डिक्लेयर नहीं की गई है, तो और उसको कुछ गलत होने से पहले रोक दिया जाए, अगर गलत जजमेंट आने वाली है उसको पहले ही कोर्ट को सही एविडेंसेस दे करके रोक दिया जाए, तो वहाँ पर कौन सी रेट लगेगी, प्रोहिबिशन। तो यहाँ पर आप इसको एक वर्ड से भी याद रख सकते हैं, एक सेंटेंस, जैसे कि कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन, यहाँ पे एब्रीवेशन लिख देती हूँ मैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन बेटर है क्योर से। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो क्योर है ये आपको सर्टिटरी के लिए याद रख सकते हैं, और प्रिवेंशन जो है इसके पीछे आप प्रोहिबिशन याद रख सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जब फैसला डिक्लेयर हो जाता है तब क्योर की जाती है, फैसला जब डिक्लेयर हो जाता है सब सर्टिटरी लगता है। और प्रिवेंशन क्या है कि फैसला डिक्लेयर होने से पहले ही अगर आप कोर्ट को सही एविडेंसेस दे देते हैं और आपको उस चीज़ को सही भी प्रूव कर देते हैं और फैसला डिक्लेयर होने से पहले ही रोक दी जाती हैं गलत फैसलों को, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे लगती है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। तो प्रिवेंशन आप इसे एक लाइन से याद रख सकते हैं दोनों रिट्स को, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा प्रोहिबिशन क्या है और सर्टिटरी क्या है। और यहाँ पर देख लीजिए इसका मतलब क्या होता है, टू फॉरबिड और टू स्टॉप, एंड इट इज़ पॉपुलरली नोन एज स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर मतलब ऑर्डर को रोक दे। हमारी फिफ्थ एंड लास्ट रिट, क्यू वारंटो। क्यू वारंटो इसको हम बहुत इजी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप जामे का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, आपको उसके लिए एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई नहीं किया और आपने किसी भी तरीके से जामे में एडमिशन ले लिया किसी भी एक्सटर्नल सोर्सेज की मदद से, उसके बाद यूनिवर्सिटी को ये पता चलता है कि आपने जो है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करा, आप जो है एलिजिबल नहीं थे, तो वहाँ पर क्या है, आपको जो यूनिवर्सिटी है वो निकाल सकती है। तो ये जो है रिट बिल्कुल सेम यही है, क्यू वारंटो। इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी पब्लिक ऑफिसर से ये पूछ सकती है कि जो आपने पोस्ट अज्यूम कर रखी है ये किसके तहत अज्यूम कर रखी है, ठीक है। अगर वहाँ पर उनके जो भी वो तर्क दें, वहाँ पर अगर उसे डिफेक्टिव पाया जाए तो उनको उस पोस्ट से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर किसी भी पब्लिक ऑफिसर से ये पूछने के लिए
कि आपने जो पोस्ट अज्यूम कर रखी है वो किस क्वालिफिकेशन के उस पर कर रखी है, तो उसके लिए क्या उसको पूछने के लिए कौन सी रिट लगेगी, क्यू वारंटो। तो यहाँ पर देख लेते हैं, रिट इज इशूड टू ए पर्सन हु हैज़ बीन रॉन्गली अपॉइंटेड इन द ऑफिस ऑफ अथॉरिटी, the obligates the accused of preventing whatever evidence he or she has to the court to support the reason for occupying ए पर्टिकुलर पोस्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि रिट की इसलिए इशू की जाती है कि किसी भी पर्सन ने अगर कोर्ट को ये पता चले कि रॉन्गली अपॉइंटेड है, उनकी जो भी पब्लिक ऑफिस है, जो भी उन्होंने जिस भी पोस्ट पर है, वो उन्होंने जो भी अथॉरिटी है उनके पास, वो उन्होंने रॉन्गली अपॉइंट करी है, ठीक है, वो पैसे वैसे दे करके जैसे भी उन्होंने अपॉइंट करी है, अगर ये कोर्ट को पता चलता है तो कोर्ट जो है उस चीज़ पर उनसे एविडेंस मांगती है कि अगर आपने ये पोस्ट खुद से ली है तो उसके एविडेंस दीजिए। वो चाहे ही और शी हो, कोर्ट अगर उस एविडेंस को सपोर्ट करती है, अगर कोर्ट में एविडेंसेस सही साबित होते हैं तभी वो अपनी पोस्ट पर रह सकते हैं, उनको वापस से वो पोस्ट मिल सकती है, नहीं तो उनको हटा दिया जाएगा। अगर उनका जो एविडेंस है वो सपोर्ट करता है तभी वो अपने पर्टिकुलर पोस्ट पे बने रह सकते हैं। तो ये था हमारा लास्ट रिट, क्यू वारंटो। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक क्विक रिकैप देख लेते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ी थी 5 टाइप की रिट्स। हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस किस लिए होता है, अगर आपको इलीगली डिटेन कर लिया जाए तो आप वहाँ पर कौन सी रिट लगाएंगे, हेबियस कॉर्पस। मैंडेमस क्या है, अगर आपको कोई भी पब्लिक ऑफिसर अगर कोई ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, आपका कुछ भी पब्लिकली राइट वायलेट हो रहा है, तो वहाँ पर आप कौन सी रिट लगाएंगे, मैंडेमस। प्रोहिबिशन किस लिए है कि अगर आपने लोअर कोर्ट कोई भी जजमेंट देने जा रहा है और वहाँ पर गलती होने से पहले ही आप रोक देना चाहते हैं सही एविडेंस देख करके, तो वहाँ पर कौन सी रिट लगेगी, प्रोहिबिशन। और अगर डिक्लेयर हो गया है फैसला और आपको उसके बाद उस जजमेंट को दोबारा रिव्यू कराना है और आपको देखना है कि वो रिव्यू सही था या नहीं, तो उसके लिए कौन सी रिट लगेगी, सेरिट्रारी। और क्यू वारंटो किस लिए, अगर आपको किसी से ये पूछना है कि आपने ये जो ऑफिस है वो किसके उससे हेल्ड, जो पोस्ट है वो आपने अज्यूम कर रखी है, तो उस पोस्ट को उनको अगर कोर्ट इलीगली उनके एविडेंसेस जो है वो गलत साबित हो जाते हैं तो उस केस में उन्हें हटाया जा सकता है। तो उसके लिए पब्लिक ऑफिसर्स के लिए उसके लिए कौन सी रेट है, क्यू वारंटो। आई होप कि अब आपको समझ में आ गई होगी, सारी रेट्स अच्छी तरह क्लियर हो गई होंगी। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।